हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हम हमारी जो FAQ सीरीज़ है उसका 4th वीडियो लेके आए हैं और इसका टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स ऑफ जुडिशरी। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जुडिशल सर्विसेज के प्री के लिए कैसे पढ़ना चाहिए सर। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली आंसर करने का। और अगर आप ये आखिरी तक देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके माइंड में होंगे वो उन सब का आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये सीरीज़ का 4th वीडियो हम शुरू करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है इसके बारे में आप सब जानते हैं और ये केवल मेरा नहीं, हम सबका इनिशिएटिव है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आपका ये जो क्लासरूम जिसके थ्रू आप लॉ का बेस्ट कंटेंट एक्सेस कर पाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप सबके साथ शेयर करो। तो जो कोई भी लॉ की प्रिपरेशन, लॉ पढ़ रहा है या कोई जुडिशल सर्विसेज के लिए एस्पायर कर रहा है, राइट, तो हर एक इंसान जो लॉ से कनेक्टेड है उसको इस क्लासरूम के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर उसे कुछ भी पढ़ना है तो वो बेस्ट सोर्स से पढ़ सके, केवल एक 4G कनेक्शन अगर उसके पास हो तो, राइट। तो आई होप आप, मुझे पता है कि आप ऐसा कर भी रहे हैं ऑलरेडी, और जो कमेंट्स आ रहे हैं, जिन लोगों से मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, वो एक्चुअली बहुत एनकरेजिंग है। तो मैं चाहूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो लोग हैं उनको मिले, क्योंकि मेरा पर्पज़ अल्टीमेटली यही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टू सर्कुलेट these वीडियोज़ among your friends and peers, राइट। तो अब हम आज का जो लेक्चर है उसके साथ आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स ऑफ जुडिशरी। हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, राइट। अब देखिए, जो जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के प्रिलिमिनरी होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, तो वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक जहाँ पे काफ़ी बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरा बेयर एक्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और दूसरा जहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब बेयर एक्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस का एग्जांपल हो सकता है MP, छत्तीसगढ़, राइट, झारखंड। ये सारे स्टेट्स बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा जो पूछे, इस बार तो हरियाणा ने भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे थे, उत्तराखंड बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछता है। पर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो DJS में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हिमाचल और हरियाणा के लिए भी ये बोला जाता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, बट अभी वो मोर और लेस इसी जो बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादातर वो देने लगे, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन बेस्ड जो प्योर पेपर आता है वो तो DJS का ही आता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में इज़ अ नाइस मिक्स, उत्तर प्रदेश का और इवन बिहार का जो एग्ज़ाम होता है वो मिक्स होता है, किसका, बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इनको प्रिपेयर करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। आपको दोनों ही केसेस में आपको बेयर एक्ट पे बहुत अच्छी कमांड रखनी पड़ती है। और अगर आपकी बेयर एक्ट पे अच्छी कमांड है तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बेयर एक्ट आपका जो है वो आपकी भगवत गीता है, राइट। बेयर एक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होली बुक है आपके लिए, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्री क्लियर करना है तो आपको जो बेयर एक्ट है उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के, जो भी उस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस स्टेट में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी टारगेट स्टेट है या स्टेट्स हैं, आप वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो कुछ तो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो मेनली आते ही आते हैं। तो आप वन सब्जेक्ट
ठीक है, और 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, एट अ टाइम आप उठाएंगे। मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप 2 सब्जेक्ट्स लें, एक सब्जेक्ट कोई मेजर लॉ, 1 मेजर लॉ एंड 1 माइनर। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जब आप मेजर लॉ पढ़ते हो, जैसे आप आईपीसी पढ़ रहे हो, सीआरपीसी पढ़ रहे हो, सीपीसी पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ हद तक एविडेंस भी, जब आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो उस केस में क्या होता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो। तो आप डीमोटिवेट भी हो सकते हो कि यार 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और मेरा एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, एक ही सब्जेक्ट में मैं पढ़ रहा हूँ। तो अच्छा क्या रहता है कि आप एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ो और साथ में एक माइनर लो। माइनर जैसे लिमिटेशन एक्ट हो गया, राइट, उसके अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एसआरए हो गया, एनआई हो गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हो गया, ठीक है। तो एक आप माइनर ले लो, तो अपना टाइम आप ऐसे डिवाइड कर लो कि आप 2-3 घंटे आप मेजर पढ़ लो और 1-1.5 घंटे आप माइनर पढ़ लो मिनिमम, राइट। तो इस तरीके से आप 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम पढ़ रहे हो। अब जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तो आप कैसे पढ़ोगे? बेयर एक्ट, प्लस नोट्स, ठीक है, विद मोर फोकस ऑन बेयर एक्ट। मोर फोकस ऑन बेयर एक्ट। मैं आपको अभी वो स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कैसे प्रिपेयर करें, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि जब आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की तब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो आप बेयर एक्ट और नोट्स को और ज़्यादा एक साथ पढ़ेंगे और बेयर एक्ट पे ज़्यादा फोकस देंगे। जब आपने एक बार ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, ये जो 2 सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं, जब आपने कंप्लीट कर लिए तो आप क्या करेंगे, इसके जो MCQs हैं, इसके जो MCQs हैं सब्जेक्ट वाइज, राइट, बुक्स आती हैं मार्केट में जो सब्जेक्ट वाइज MCQs ऑफर करती हैं कि अगर IPC है तो IPC के MCQs रहेंगे चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज। वो आप MCQs पूरा जो भी सब्जेक्ट आपने कवर किए हैं आप उनके MCQs सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जब आप MCQs सॉल्व करेंगे तो जब आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा और उसके तुरंत बाद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर MCQs आपसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है। पर फिर भी जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को क्या कीजिए, मार्क कर लीजिए कि आप जो है इन क्वेश्चंस में अटके थे, उनको मार्क कर लीजिए। जब दोबारा आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने जाएंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा आप इन क्वेश्चंस पे अटके थे। तो अगर आपने 500 MCQs लगाए थे और अगर आप 100 या 80 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप नहीं कर पाए थे, तो आप जब दोबारा जाएंगे तो आपको वो जो 400 क्वेश्चंस है जिनको आप बहुत ईजिली आपने कर लिया था, तो आपको उनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इन 80 क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, आपने सब्जेक्ट पढ़ा, और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसके MCQs किए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। जब आप इस तरह से उसके MCQs कर लेंगे, फिर MCQs के बाद क्या हुआ कि आपने मार्क कर लिए क्वेश्चंस जो आप नहीं कर पाए थे, ठीक है। आप दोबारा लौट के फिर एक बार सब्जेक्ट पे जाइए। आप जब रिवाइज करने गए हैं तो आपने पहले क्या किया, सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट के बाद MCQs किए और MCQs करने के बाद एक बार फिर से आप सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। और इस बार पहली बार आपको टाइम लगेगा, पर जब आप ये MCQs करने के बाद दोबारा पढ़ने जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। तो जब आप ये MCQs पढ़ने वाली एक्सरसाइज कर चुके होंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि किस प्रोविज़न से बेयर एक्ट के और किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस प्रोविज़न से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार आपको ये जब बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा तो आप दोबारा से जब उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपका ध्यान अपने आप उन पार्ट्स ऑफ बेयर एक्ट पे जाएगा जिनको आप बहुत जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके दिमाग में जो रिटेंशन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जब भी हम रिवर्स मेथड से पढ़ते हैं कि जब हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देखने के बाद हम जाके अंदर पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक्चुअली क्लिक करता है कि अच्छा ये क्वेश्चन था और इसका ये आंसर था और वो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो जो प्रोविज़न है आप ज़्यादा रिटेन कर पाओगे, राइट। तो पहली स्टेज में क्या है, सब्जेक्ट पूरा करो, सब्जेक्ट करने के बाद MCQs करो सब्जेक्ट वाइज और उसके बाद एक बार दोबारा कहाँ पे आओ, सब्जेक्ट पे आओ, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस आप करेंगे और इस प्रोसेस के साथ आपका क्या हो गया, जब आपने
कई सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, जब आपने मेजर सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, मेजर सब्जेक्ट्स का मतलब केवल मेजर लॉस से नहीं है, मेजर सब्जेक्ट्स का मतलब सब्सटैंशियल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए, पढ़ लिए, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए 15 एक्ट्स आने वाले हैं और 15 में से 10-12 आपने पढ़ लिए, ठीक है, या 8-10 भी पढ़ लिए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs जिसे बोलते हैं, कोई एक ऐसी बुक ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, केवल एक बुक ले लीजिए जिसमें पिछले 15-20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, राइट, हर स्टेट के। आप उन पेपर्स को 15-20 ईयर्स के अक्रॉस ऑल द स्टेट्स आप उनको सॉल्व कर डालिए, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी होता है कि हम PYQs सॉल्व करें? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, केवल उसी सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं होता है। जब एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, जब हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है और उसके बाद हम उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत आसानी से वो हो जाते हैं, पर वो दिमाग में उतना रुकता नहीं है। और एग्ज़ाम में केवल एक सब्जेक्ट तो आता नहीं है, 10-12-15 सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिस हो जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, वो बिल्कुल वैसी होती है जैसा कि आप एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम फेस करने वाले हो, जैसा क्वेश्चन पेपर आपको उसमें आने वाला है, तो बिल्कुल उसी तरह की एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। और दूसरा इससे क्या होता है कि जब मिक्स क्वेश्चंस होते हैं तो एक क्वेश्चन IPC का है, फिर CRPC है, फिर CPC है, फिर आपको TPA पे मूव कर जाना है, उसके बाद आपको लिमिटेशन पे मूव कर जाना है। तो जब आप इस तरह से करते हो तो एक तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी स्टेट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, कौन सा स्टेट किस तरह के क्वेश्चंस को वेटेज देता है, तो एक तो ये आपको पता चल जाता है। दूसरा क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो बहुत अच्छे से स्विच कर पाता है कि अच्छा, आप IPC करते करते तुरंत आप जा सकते हो TPA का क्वेश्चन सॉल्व करने है, फिर वापस आ गए, अगला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपने वो सॉल्व कर लिया, फिर लिमिटेशन का, तो माइंड जो है आपका जंप करने लगता है सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये जब आप ऐसे करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्जेक्ट हैं आप रिटेन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो मिक्स क्वेश्चंस ही आने हैं, किसी एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाना है, तो आपका माइंड जो है वो स्विच कर पाएगा एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे, राइट। तो इससे PYQ से क्या होगा, आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस पता चलेगा, ठीक है, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक। उसके अलावा आपका जो माइंड है वो स्विच कर पाएगा फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। तो तीसरा स्टेप ये होता है कि आप PYQ सारे ईयर्स के सॉल्व करें, राइट। उसके बाद चौथा स्टेप आपका होगा कि जो भी आपके जो आप PYQ सॉल्व कर रहे थे और जिनमें आपको प्रॉब्लम थी, आप जिन PYQs को, जो भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, जो भी क्वेश्चंस थे, आप उनको, आप जो आपके गलत हुए या जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, आप उनको सब्जेक्ट वाइज राइट दोज डाउन, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज उनको लिख लो। आपकी एक मोटी सी नोटबुक है, उसमें एक हिस्सा CPC के क्वेश्चंस का, एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट का, एक हिस्सा IPC का, एक CRPC का, उन क्वेश्चंस का जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, आपको उनका आंसर नहीं आता था, उन आंसर को आपने आंसर की में देखा, बेयर एक्ट पढ़ा, उन प्रोविजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस नहीं आए थे आपने वो समझ लिया, और आपने एक कॉपी मेंटेन की जिसमें आपने ये सब्जेक्ट वाइज ये पूरा लिख लिया, ठीक है। फिर ये जो कॉपी है, आपको इस कॉपी को रिवाइज करते रहना है। बेसिकली प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका जो हैक है वो ये है कि बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चंस कोई बनाता नहीं है, एक स्टेट के दूसरे स्टेट में पूछ ले जाते हैं, 20 साल पुराना कोई क्वेश्चन है, तो मार्केट में जितने अवेलेबल क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से आपको एक 100-150 क्वेश्चन बना के आपका प्रीलिम्स ले लिया जाता है। तो जब आप ये पूरे PYQ सॉल्व कर लोगे 10-15 स्टेट्स के पिछले 20 साल के, तो आपने लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन जो हैं आपने वैसे ही सॉल्व कर लिए, और आप उससे पहले सब्जेक्ट वाइज भी सॉल्व कर ही चुके हो, तो आपने 8-10 हज़ार MCQs ऑलरेडी आपके लग गए। जब आपने इतने नंबर ऑफ MCQs लगाए हैं तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि अब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आप फिर उससे बाहर बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है, राइट। और मोर और लेस अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपका प्री निकलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो आपको आते ही हैं, जो नहीं आते हैं वो आपने ऐसे याद कर लिए, ठीक है। उनके आंसर्स आपको वैसे ही प्रोविजंस के साथ याद हो गए क्योंकि आप ये रिवाइज करते जा रहे हैं।
फिर उसके बाद जस्ट बिफोर 1 मंथ, ठीक है, ऑफ प्री एग्जाम, जो भी प्री की डेट आई हो उसके 1 महीने पहले से, 1 महीने पहले से आप जो मेंस के पर्सपेक्टिव से आप जो नोट्स वगैरह पढ़ रहे थे बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको केवल बेयर एक्ट पढ़ना है, नोट्स नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे नोट्स पढ़ना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। आपको केवल बेयर एक्ट पढ़ना है, और बेयर एक्ट पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, डेली मिनिमम 1 क्वेश्चन पेपर जो है प्री का सॉल्व करना है, ठीक है। तो अराउंड 20 to 25 आपको क्या करने हैं, मॉक टेस्ट देने खुद से। आपने जो कोचिंग में कर रखा होगा वो तो ठीक है, वो एक अलग बात है। आपको खुद से आप अपना टाइमर सेट कीजिए, आप प्रॉपर टाइम के साथ बैठिए, टाइमर लगा के कि आपको इतनी देर में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और उस दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ बिल्कुल वैसा माहौल जैसा कि एक एग्ज़ाम सेंटर में होता है। उस तरीके से आप 1 महीने तक लगातार अपना बेयर एक्ट रिवाइज कीजिए। डेली आप मिनिमम क्या कीजिए, 1 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए प्री का। उसके अलावा ये मिनिमम है, डेली आपको ये 1 क्वेश्चन पेपर प्री का सॉल्व करना ही है। उसके अलावा MCQs प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या कीजिए, MCQs प्रैक्टिस कीजिए। तो ये कब की स्ट्रैटेजी है, 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले की, जब आपके प्री का एग्ज़ाम होने वाला हो। प्री के एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आपको नोट्स वगैरह नहीं पढ़ने हैं। क्या करना है, बेयर एक्ट पढ़ना है, डेली मिनिमम 1 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, वैसे जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो उतना सीरियसली, ठीक है। उसको आपको उसमें जो भी गलत आंसर्स वगैरह आ रहे हो आपको उसको इवैल्यूएट करना है। जो गलत आंसर्स हैं उनको आप मार्क करो, क्वेश्चंस को आप वापस अपने जो बेयर एक्ट हैं, जो प्रोविजंस हैं, जहाँ पे भी नोट्स में या बेयर एक्ट में जहाँ दिया हो आप उनको पढ़ो, ठीक है, और इस कॉपी में नोट करते जाओ और इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो ये आपकी जो टोटल स्ट्रैटेजी होती है, ये आपकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी रहती है। और अगर आप ये जो मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए हैं, ठीक है, तो ये अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और प्री में इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसके अलावा वो स्टेट्स जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेयर एक्ट बेस्ड और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, बेयर एक्ट बेस्ड मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, उन स्टेट्स के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अक्सर ये होता है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि इस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा ही पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपका बेयर एक्ट है उसका इंडेक्स बहुत पढ़ना है, क्योंकि इंडेक्स आपको याद रखना है किस सेक्शन में क्या है। तो डेली आप उसके लिए अच्छा तरीका क्या होता है कि जो भी बेयर एक्ट्स हैं उन बेयर एक्ट्स के इंडेक्स का आप एक फ़ोटो स्टेट निकलवा लो। बेयर एक्ट्स के इंडेक्स, जो भी बेयर एक्ट जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं लॉज, उनके बेयर एक्ट्स का फ़ोटो स्टैट निकलवा लो। और जब आप फ़ोटो स्टैट निकलवा लो और उस फ़ोटो स्टैट को हर इंडेक्स की, हर बेयर एक्ट की आप स्टेपल करके एक साथ रख लो एक कॉपी की तरह। आप डेली एक बार सुबह शाम उस इंडेक्स को देखते रहो सब्जेक्ट वाइज। तो आपके दिमाग में क्या होगा कि वो जो क्रोनोलॉजी है सब्जेक्ट की, जो बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज, वो याद हो जाएगी। तो सेक्शन नंबर आपका जो याद करने का तरीका एक ये है, राइट। इसके अलावा आप क्या करो, आपके फ्रेंड्स के साथ आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, क्विज कर सकते हो, ठीक है, सेक्शन नंबर्स पे। और सेक्शन नंबर याद रखना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता नहीं है। अगर आप ध्यान से इंडेक्स पढ़ रहे हो और आप बेयर एक्ट की जो स्कीम है आपको वो पता है कि भाई इसमें कितने पार्ट्स हैं, एक पार्ट में कितने सेक्शंस हैं, इस तरीके से अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और ख़ास तौर पे आप अगर कोई 2 फ्रेंड्स हो तो आप लोग बैठ जाओ कि और बेयर एक्ट बंद करके और रिवाइज़ कर लो कि भाई अच्छा इस सेक्शन में ये है, ये पार्ट में ये इतने सेक्शंस हैं, इस तरीके से। तो ये 2 चीज़ें आपको स्पेसिफिकली अलग से करनी है। कहाँ के लिए, जहाँ पे मेमोरी बेस्ड पेपर आता है। जैसे MP में इस साल मेमोरी बेस्ड पेपर था, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में आता है, तो वहाँ के लिए आपको इस तरह से पढ़ना है। और मोस्टली ये तरीका रेकमेंडेड रहता है क्योंकि कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रहती है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में। कोई भी स्टेट कभी भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसकी कमेंसमेंट डेट जो है उस लॉ की से लेके जो उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं उसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, से लेकर कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे 511 सेक्शंस IPC में आपको याद हो, राइट, या आपको
CRPC के सारे सेक्शंस याद हों, पर फिर भी जब आप ये इस तरह के जो MCQs वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किन सेक्शंस के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन से सेक्शन मेमोराइज़ करके रखने हैं, तो आप उन सेक्शंस को, उन प्रोविजंस को मेमोराइज़ कर लीजिए। तो अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यही तरीका है, जो लोग क्लियर करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो यही सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। और प्रीलिम्स क्लियर करना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अगर आप अच्छे से फोकस तरीके से अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं और ये सारे MCQs वगैरह प्रैक्टिस करते हो, ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी रीज़न कि आपका प्रीलिम्स कभी रुक सकता है, किसी भी स्टेट का हो चाहे, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्प करेगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपके कुछ और डाउट्स हों इसके अलावा, तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, और कमेंट करके बताइए, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको रहता है, जो वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे भी पूछ सकते हैं और मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।